गुड मॉर्निंग बच्चों। आवाज़ आ रही है? कहाँ तक हुआ था लास्ट लेक्चर में? टेंजेंट नॉर्मल स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आगे करते हैं कंटिन्यू। हाँ, अध्ययन है क्या? सात्विक नहीं है? क्या हुआ? क्यों परेशान है? अच्छा नहीं लग रहा है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं ना। चलो आगे पढ़ते। आई थिंक टेंजेंट नॉर्मल स्टार्ट करना था ना। हाँ, बेसिक बता दिया था वो टेंजेंट की बता दी थी ना। स्टैंडर्ड केस में एक्स क्यूब की टेंजेंट होती है हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, एक्स की पावर 1/3 की होती है वर्टिकल टेंजेंट। शायद उल्टा लिख दिया था मैंने। हाँ, ये देख, एक्स क्यूब कैसा होता है, ये होता है। तो टेंजेंट मतलब इधर से टच करती हुई निकलेगी, ये यहाँ से टच करती हुई निकलेगी। फिर यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की वजह से यहाँ पे ये वाला कर ये टच करते हुए निकलेगी। तो ये जो लाइन होगी, ये जो लाइन, ये आपकी टेंजेंट होगी। ऐसा नहीं है, ये ऐसा कर्व नहीं है, सेम ये टेंजेंट नहीं है। ये जो लाइन है ना, ये टेंजेंट नहीं होती। टेंजेंट कहाँ पे है? यहाँ पे। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आने की वजह से ये जो लाइन होती है ना, यहाँ पे टेंजेंट होती है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की वजह से होती है, प्रॉपर्टी है यहाँ पे। लेकिन ये जो कर्व है ना, सेम कर्व है, तो उस वजह से नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे x की पावर 1/3 का जो कर्व होता है वो कुछ ऐसा होता है। अब देखो, यहाँ पे ये लाइन इसको टच करती हुई दिख रही है और यहाँ से ये लाइन टच करती हुई निकलती है, और दोनों आपके क्या पॉइंट सेम है। तो मतलब यहाँ पे आपके क्या वर्टिकल लाइन y एक्सिस की टेंजेंट होगी, यहाँ पे x एक्सिस की टेंजेंट होगी। प्राची क्या हुआ? तब ठीक है? कहाँ गुमसुम हो? नेक्स्ट टॉपिक डालो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फॉर एनी कर्व। क्या करूं उस केस में? यदि आपको ऐसा दे रखा है कि इफ y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज ए गिवन कर्व, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व एट एनी पॉइंट p x1 y1 लाइज ऑन इट इज, क्या हो जाएगी इस केस में इक्वेशन? जो टेंजेंट की इक्वेशन थी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ पे m क्या होती है? वेयर m इज इक्वल टू क्या होती है आपकी? dy बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट p x1 y1, मतलब उस पॉइंट के ऊपर आपके क्या होगी? टेंजेंट। ये कोई पॉइंट दे दिया आपका p x1 y1, तो इस टेंजेंट की इक्वेशन, ये जो टी ए है, इसकी जो इक्वेशन होती है, ये आपकी क्या होगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी। ठीक है? नॉर्मल क्या होती है? नॉर्मल इज ए लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो नॉर्मल कौन सी होगी आपकी? इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी, ये क्या हो जाएगी आपकी? नॉर्मल हो जाएगी।
तो बता सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी x1 कोमा y1 क्या हो जाएगी, ये बोल सकता हूँ y माइनस वाई वन इजिकल्स टू माइनस वन अपॉन m1 m x माइनस x1, या फिर इसको कैपिटल M बोल सकते हैं या फिर माइनस M बोल सकते हो। और यहाँ पे M की वैल्यू क्या होती है आपकी dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P x1 कोमा y1। ये ऑलरेडी आता है आप लोगों को। क्या बात अभी ठीक है ना तुम्हारी, पक्का? मुझे तो सही नहीं लग रही। मारा पीटा किसी ने दे, परेशान किया तूने? ठीक है। अच्छा, ये m को टेन थीटा भी बोलते हैं, कई बार यूज आता है ना आप लोगों को। टेन थीटा मतलब आपका स्लोप निकालते हैं, तो वहां से आपका कई बार करेंगे। अब यहाँ पे m निकालते टाइम कई कंडीशन हो जाती है। यहाँ पे m जब फाइंड करते हैं तो मैं क्या बोलूँ, वाइल फाइंडिंग। क्या करूंगा, पहला केस तो क्या सकता है आपका, dy बाई डी एक्स की वैल्यू, m की वैल्यू कोई फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगी। तो उस केस में क्या बोल सकता हूँ, उस केस में क्या हो जाएगा आपका, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक टेंजेंट। आई नो ये सारी चीजें तुम लोगों को ऑलरेडी आती है, बस रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर में ऑलमोस्ट काफी चीजें तुम्हें आती ही होगी। इफ dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, या फिर m की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी जीरो, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपकी क्या है जीरो, तो उस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, y माइनस वाई वन इजिकल्स टू जीरो। और इस टेंजेंट को क्या बोलूंगा, y इजिकल्स टू कॉन्स्टेंट। y इजिकल्स टू कॉन्स्टेंट कैसी लाइन होती है आपकी, x एक्सेस के पैरेलल लाइन। तो इस केस में क्या बोल दूं आपका, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। इफ थर्ड dy बाई डी एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी, या फिर इसकी वैल्यू क्या जा रही है आपकी वन अपॉन जीरो, तो उस केस में क्या बोल सकता हूँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x माइनस एक्स वन इजिकल्स टू जीरो। और ये क्या जाएगी आपकी वर्टिकल टेंजेंट। याद है ना सही चीज ये तो? अच्छा, दिख नहीं रहा लास्ट वाला। बहुत छोटा बोर्ड है इस रूम का, क्यों ले लेते हो इस रूम में? इफ थर्ड केस dy बाई डी एक्स इजिकल्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, या फिर इसकी वैल्यू वन अपॉन जीरो, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये क्या आ जाएगी, x माइनस एक्स वन इजिकल्स टू जीरो। इस केस में इसको क्या बोलता है आपका, वर्टिकल टेंजेंट। केस फोर, डाउट ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ dy बाई डी एक्स, डाउट ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ dy बाई डी एक्स। तो उस केस में क्या करूंगा आपका, चेक करूंगा सेपरेटली एफ डैश कोई पॉइंट p पॉजिटिव और एफ डैश p नेगेटिव, ये है। तो यहाँ पे क्या आपका टेंजेंट एग्जिस्ट, लेकिन बट यहाँ पे ऐसा होगा एफ डैश p पॉजिटिव इज नॉट इक्वल टू एफ डैश p नेगेटिव। यदि ऐसा आ गया तो उस केस में क्या जाएगा आपका, फंक्शन इज नॉन डिफरेंटेबल। फंक्शन इज नॉन डिफरेंटेबल का मतलब फंक्शन इज नॉन डिफरेंटेबल, इसका मतलब आपका देयर एग्जिस्ट नो सच टेंजेंट। टू कर, ये सारी चीजें तुम लोगों को आती हैं, क्विकली रिवाइज कर लो फटाफट से। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नोट में, इफ
इक्वेशन ऑफ कर्व इज, मान लो ऐसा कुछ दे रखा है, एक फंक्शन y x इज इक्वल टू एफ एक्स एफ टी, कोई फंक्शन दे रखा है, एंड y इज इक्वल टू जी टी, एनी पैरामेट्रिक equation of curve, then equation of tangent to curve at t is equals to t1 is। सबसे पहले क्या करोगे, टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे दो चीज चाहिए होती है, पहला क्या होता है आपका पॉइंट, और दूसरा क्या होता है आपका स्लोप। तो पॉइंट के लिए क्या करूंगा, टी की जगह t1 रखूंगा, तो मतलब आपका क्या x1 क्या जाएगा ft1 और y1 क्या जाएगा gt1, और dy बाई डी एक्स आपको पता ही है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, क्या होती है आपकी g डैश t अपॉन f डैश t। तो बोल सकता हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी उस केस में, y माइनस जी t1 इज इक्वल टू g डैश t1 अपॉन f डैश t1 इंटू एक्स माइनस एफ टी। ये पैरामीट्रिक के केस में। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी बनाना है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी बता सकते हो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या जाएगा, y माइनस जी टी वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 अपॉन जी डैश टी वन अपॉन एफ डैश टी वन, या फिर डायरेक्टली उल्टा बोल सकते हैं एफ डैश टी वन अपॉन जी डैश टी वन, लेकिन अपन जिस फॉर्म में पढ़ा उसी फॉर्म में कर लेते हैं, इंटू एक्स माइनस एफ टी वन। लिखो फटाफट से। ये सारी चीजें तुम लोगों को ऑलरेडी आती है, बस एक तरीके से रिवीजन कर रहे हैं सारी चीजों को। एज सच बहुत कुछ सिखाने को होगा नहीं इस टॉपिक में, इस चैप्टर में ही मैं बोलूंगा। हाँ बोलो। मैंने शायद चैप्टर स्टार्टिंग में सबसे पहले लाइन लिखवाई थी, जितने भी 2 डिग्री कर्व्स जितने भी होते हैं उनके लिए कौन सा यूज करना है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, जो हम लोगों ने 2D ज्योमेट्री में पढ़ी थी। और ये सब कब यूज करना है, ये कब यूज करना है, जब आपका क्या कोई स्टैंडर्ड कर्व ना हो, स्टैंडर्ड 2 डिग्री कर्व ना हो, उस केस में। लिख लिया, नेक्स्ट नोट लिखो। अच्छा, अब यदि लाइन में ऐसा बोल रखा है कि ऐसे, पहली चीज तो याद रखो, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट और नॉर्मल निकालने के लिए मुझे कितनी कंडीशन चाहिए होती, 2 कंडीशन चाहिए होती है। पहली चीज चाहिए होती है मुझे पॉइंट चाहिए होता है, दूसरा मुझे क्या चाहिए होती है आपकी स्लोप चाहिए होती है। पॉइंट आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा, तो मैं टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकाल सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, सेकेंड चीज, किसी पॉइंट पे टेंजेंट है तो ऐसा जरूरी नहीं कि पॉइंट मतलब सरफेस के ऊपर है या फिर बाहर है, लेकिन यदि लैंग्वेज में बोला है टेंजेंट ऑन है, टेंजेंट ऑन है मतलब आपका क्या चांसेस है कि वो पॉइंट आपका क्या इसके कर्व के ऊपर लाई करता है। और यदि ऐसा कोई दे रखा है किसी पॉइंट पे टेंजेंट खींचने हैं या किसी पॉइंट से टेंजेंट खींचनी है, तो आपको नहीं पता है कि वो पॉइंट उसके ऊपर लाई करता है या नहीं लाई करता है, तो ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कब यूज होती है, जब आपका क्या है वो पॉइंट लाई करता है ऑन कर्व के ऊपर, कर्व के ऊपर लाई करता है तभी यूज होती है। तो मतलब सबसे पहले आपको यही करना है कि पोजीशन ऑफ पॉइंट देखनी होती है। याद है ना, अपन लोग पैराबोला इलिप्स में भी यही करते थे, सबसे पहले पॉइंट चेक करता है कि पॉइंट उसके ऊपर लाई करता है कि नहीं लाई करता। लाई करता है तो डायरेक्टली एक्स एक्स वन वाई वाई वन उस टाइप से हम लोग करते थे, लेकिन लाई नहीं करता तो उस केस में हम लोग क्या खींचते थे, एक अलग से स्लोप लाइन खींचते थे और वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन से वो निकालते थे। तो यहाँ पे भी ये चीज ध्यान रखनी है कि सबसे पहले वो चेक करना है कि पॉइंट उस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लाई कर रहा है तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले से डिफरेंशिएट से कर दूंगा, नहीं कर रहा तो फिर उस केस में अपन अलग से पोजीशन देख के अपन करेंगे। ठीक है। तीसरी चीज इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, मान लो आपका क्या दे रखा है कि यदि टेंजेंट पासेस थ्रू पॉइंट ऑन कर्व, इसका मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आपका क्या है उसी पॉइंट पे टेंजेंट हो। ऐसा भी सिचुएशन बन सकती है कि कर्व के दूसरे पॉइंट पे टेंजेंट है और उसको इंटरसेक्ट करते हुए निकल रही है, ऐसी सिचुएशन भी मैं बताऊंगा। तो ये चीज कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 2-3 पॉइंट लिखवा देता हूँ, लिख लो नोट में। पहला नोट, द टेंजेंट एंड नॉर्मल
नोट के अंदर लिख लो पॉइंट टू रिमेंबर, पॉइंट टू रिमेंबर मतलब द टेंजेंट एट नॉर्मल एट पॉइंट ए विल पासेस थ्रू पॉइंट ए। यदि लिख रखा है ना द टेंजेंट एट नॉर्मल एट पॉइंट ए विल पासेस थ्रू ए, tangent normal at point A will passes through A. If the point is assumed on the curve, if the point is assumed on the curve मतलब आपने आपके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकाले हैं या कुछ भी ऐसा निकाला है या फिर मैंने assume किया है उसके ऊपर, if the point is assumed on the curve, then substitute it in the equation of curve, then substitute it in the equation of curve to get an equation, to get an equation। मान लो आपका क्या जनरल केस ऐसे दे दिया, तो उस केस में मैंने मान लिया आपका कोई पॉइंट x1, y1 लाइज ऑन द कर्व है, तो उस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x1 का स्क्वायर मान सर्किल पे लाई कर रहा है, तो x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0, वो पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये चीज बताने के लिए कई बार इसकी जरूरत पड़ जाती है। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, if the tangent passes through point A, if the tangent passes through point A, then it does not means always, then it does not means always that tangent is drawn through point A, then it does not means always that tangent is drawn at point A। क्यों? क्योंकि उसने क्या बोला है, टेंजेंट पासेस थ्रू ए। तो सिचुएशन ऐसे भी हो सकती है, मान लो कर्व कुछ ऐसा दे दिया, अब ये कोई पॉइंट मैंने बोल दिया ए, तो इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट है, ये पॉइंट आपका क्या है, कुछ भी बोल देता हूं बी, इसके ऊपर टेंजेंट है और ये आपका ए, तो ए से पास कर रही है, लेकिन यहाँ पे तो टेंजेंट तो नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है। इसने बोला है कि इफ द टेंजेंट पासेस थ्रू ए, इसका मतलब ये कहीं भी नहीं होता है कि वो टेंजेंट उस पॉइंट पे डिफाइन की। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। क्वेश्चन कराऊंगा उसमें ऐसी पॉसिबिलिटी भी होगी। वहां पे y इक्वल्स टू एक्स क्यूब पे कोई पॉइंट है, तो वो किसी पॉइंट से ऐसा पास कर रही है, तो हो सकता है वहां पे भी टेंजेंट हो, नहीं भी हो, अलग सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है। टेंजेंट पासेस थ्रू ए, इट डज नॉट मीन्स ऑलवेज दैट टेंजेंट इज ड्रॉन एट पॉइंट ए। मतलब ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि ए पे हो, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट नोट में कितने पॉइंट हो गए? 2 हो गए। नेक्स्ट पॉइंट, इफ द लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट, if the line makes equal intercept on axis, then slope of line कितनी होगी जल्दी से बताओ? -1। इक्वल इंटरसेप्ट इन लेंथ नहीं बोला उसने, इक्वल इंटरसेप्ट बोला। इफ द लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट देन स्लोप ऑफ लाइन m विल बी -1, और इक्वल इंटरसेप्ट इन लेंथ उस केस में आपका क्या है, m की वैल्यू +-1। अच्छा, यदि बोला लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड विद एक्सिस, equally inclined with axis, +-1, तो दूसरे केस में इक्वली इंक्लाइंड होगी। तो मतलब लिख लो सेकंड पॉइंट, इफ द लाइन मेक्स इक्वल, पहला थर्ड पॉइंट लिखा था, इफ द लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। फोर्थ केस, इफ द लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट इन लेंथ, फोर्थ पॉइंट, इफ द लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट इन लेंथ, देन m की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, +-1। और इसी केस में क्या बोलूंगा, इन दिस केस, इसी केस में, फोर्थ ही केस में, इन दिस केस लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। इन दिस केस लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब जब इक्वली इंक्लाइंड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस दे रखा है, इसका मतलब m की वैल्यू +-1। ये चीज यूज आएंगे डायरेक्टली अपन को। लिख लिया? क्वेश्चन लिखता हूँ। बेसिक क्वेश्चन मुझे लगता नहीं कि तुम्हें करने की जरूरत है, मैं सीधे होमवर्क दे दूं। स्कूल में पढ़ लिया नहीं टेंजेंट नॉर्मल का, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन तो मैं होमवर्क दे देता हूँ। चलो 8-10 क्वेश्चन कर लेते हैं इस टॉपिक पे।
क्वेश्चन लिखो पहला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y is equals to x cube plus 2x square plus 3x at point 1,6 at the point 1,6। अब चेक करो क्या 1,6 कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, x की जगह 1 पे y की वैल्यू आपकी क्या है 6 आ रही है, मतलब 1,6 इसके ऊपर लाई कर रहा है, मतलब पॉइंट लाइज ऑन द टेंजेंट। तो बोलो अभी करना है, होमवर्क कर लोगे, बन जाएगा आराम से, कुछ नहीं करना है इस केस में। आपका क्या है, dy बाई dx निकाल दूंगा, उससे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल जाए, पॉइंट रख दूंगा और इक्वेशन कर्व है, पॉइंट दे रखा आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y is equals to x square minus x plus 5, find the equation of tangent to the curve y is equals to x square minus x plus 5 at the point tangent to which, at the point, find equation of tangent to the curve at the point tangent to which makes equal intercept on axis, at the point tangent to which makes equal intercept on axis। equal intercept on axis का मतलब क्या दे दिया आपका, m की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -1 होगी, लेकिन आपको क्या है पॉइंट नहीं दे रखा है, तो पॉइंट कैसे निकालूंगा, वो पॉइंट इस कर्व के ऊपर होगा जहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट आपकी क्या किया जाए, आपकी -1 हो जाएगी। मतलब पॉइंट मैं मान लेता हूँ, लेट पॉइंट इज इक्वल्स टू p x1, y1 मान लूंगा, और उस केस में dy बाई dx एट पॉइंट p x1, y1 उसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपकी -1। इसको सिंप्लीफाई करके x1 की वैल्यू आ जाएगी, y1 की वैल्यू आ जाएगी। कर लोगे, होमवर्क दे दूं या भी करना है, हम भी करना है, होमवर्क दे दूं, होमवर्क दे दो, चलो नेक्स्ट करो। नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। इस स्पीड से पढ़ेंगे तो हम लोग तो 2 दिन में खत्म कर लेंगे टेंजेंट नॉर्मल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 9/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस 6x प्लस 5 एट द पॉइंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 9/2 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 एट द पॉइंट। लिख लिया? क्या इतना सीरियस क्यों, किसने मारा पीटा तेरे को, मेरे को देख के डर रहा है तो क्यों भाई, अच्छा इतना भोला हो गया मैं? नहीं भोला तो नहीं हूँ, दोनों में डिफरेंस होता है, भोला होना और तुम लोगों के लिए अच्छा होना, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 9/2 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 एट द पॉइंट वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। ये क्वेश्चन अभी कर लो, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे एक से ज्यादा टेंजेंट आ जाए, हो सकता है यहाँ पे एक से ज्यादा टेंजेंट आ जाए। हाँ क्यों एक से ज्यादा टेंजेंट क्यों आएगी, क्योंकि dy बाई dx निकालूंगा तो क्या बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, dy बाई dx निकालूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालूंगा तो x1 की 2 वैल्यू आएगी, x1 की 2 वैल्यू मतलब y1 की भी 2 वैल्यू, मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कर्व कुछ ऐसा पैटर्न का हो जहां पे टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, 2 पॉइंट हो सकते हैं। आगे हो गया x1 की 2 वैल्यू कौन कौन सी है, x1 की वैल्यू 1 और 2, 2 वैल्यू आ गई तो 2 x1 के रेस्पेक्टिव 2 y1 हो जाएंगे, तो मतलब क्या हो गया आपकी 2 टेंजेंट पॉसिबल होंगे, यहाँ पे 2 टेंजेंट पॉसिबल होंगे। और उस केस में डायरेक्टली आपने अरे वो निकालने की जरूरत नहीं है, m की वैल्यू 0 होगी तो y1 कोऑर्डिनेट ही आंसर होगा, y इज इक्वल्स टू y1 और y इज इक्वल्स टू y2, ये उसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। इतना फास्ट टाइम नहीं लेना होता है, बस इनडायरेक्टली क्या करना है आपका x1 y1 निकालना है। x1 के लिए क्या करूंगा आपका dy बाई dx की वैल्यू क्या कर दूं आपका 0, तो मैं बोलूंगा आपका फॉर टेंजेंट dy बाई dx इज इक्वल्स टू क्या कर दूं आपका 0, तो dy बाई dx की वैल्यू निकालूंगा तो आपका क्या है 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6, तो ये क्या जाएगा
फैक्टर्स आ रहे हैं 18, 6 और 3, 3x² माइनस 3x माइनस 6x प्लस 6। तो x की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, ये पॉइंट P बोल देता हूं, तो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P x1 कोमा y1, उसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 3x1 कॉमन हो गया, x1 माइनस 1 माइनस 6 कॉमन हो गया, x1 माइनस 1। तो क्या जाएगा x1 की वैल्यू या तो 1 या फिर 2। तो उसके रेस्पेक्टिव y1 की वैल्यू निकालूंगा, तो y1 की वैल्यू क्या होगी, x1 इज टू 1 के रेस्पेक्टिव y1 की वैल्यू क्या होगी 15/2, और x1 इज टू 2 के रेस्पेक्टिव y1 की वैल्यू क्या जाएगी 7। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या जाएगी, इससे रखूंगा तो 2y माइनस 15, और इसकी वैल्यू आपकी क्या है y माइनस 7 इज टू 0। डायरेक्टली कर लूंगा, इजी है। नेक्स्ट, यार बोर्ड बहुत छोटा है ये, देख थोड़ा सा एफर्ट लगा, रिमोट लिया फिर पाक के, बहुत छोटा है यार, कुछ भी लिखो नीचे जा रहा सारा सारा। तो नेक्स्ट, चलो ये सारे इजी क्वेश्चन थे होमवर्क वाले, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ा रहा हूं धीरे धीरे। लिख लिया घर वालों, घर के सारे बच्चों लिखा, कम कर दो, बस 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 बस, ठीक है। अरे ज्यादा मत कर, वापस कर, और कर, और कर, बस। अरे वापस वही कर दिया, और कर थोड़ा सा, चलो बस। हाँ, लिख लिया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। ये अभी कर लो, अभी अब से सारे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर लो। अभी तक इजी इजी होमवर्क दे दिए मैंने, नहीं तो घर वाले बोलेंगे कि हाँ क्या टाइम पास कर रहा है मास्टर, सारे होमवर्क दे रहा है, पढ़ा क्या रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x² प्लस वाई क्यूब, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x² प्लस वाई क्यूब प्लस कॉस एक्स वाई, x² प्लस वाई क्यूब प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू 1 at the point at the point at the point of intersection of curve, at the point of intersection of curve and y-axis, at the point of intersection of curve and y-axis, at the point of intersection of curve and y-axis। क्या करूंगा, एट द पॉइंट वेयर इंटरसेक्ट वाई एक्सिस, एट पॉइंट वेयर इंटरसेक्ट वाई एक्सिस। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वहां पे x की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 0। तो x की वैल्यू 0 पे मैं क्या बोलूं, एट x इज टू 0 पे रखूंगा तो 0 प्लस वाई क्यूब प्लस कॉस 0 इजिकल्स टू 1, तो वाई क्यूब प्लस 1 इजिकल्स टू 1, तो मतलब वाई इजिकल्स टू क्या जाएगा 0। तो मतलब पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 0,0। क्या अनडिफाइन आ रही है क्या प्राची, तो हाँ तो अनडिफाइन आएगा, 0/0 मतलब नॉन एग्जिस्ट। ये केस बताने के लिए दिया है मैंने जानबूझ के। तो मैं क्या करूंगा, फॉर ये तो ये आपका क्या पॉइंट आ गया, ये तो पॉइंट आ गया, एक तो पॉइंट आ जाएगा। किसी भी टेंजेंट इक्वेशन निकालने के लिए दो चीज चाहिए, कि पहला पॉइंट और दूसरा आपका क्या स्लोप। तो फॉर स्लोप 0/0 आएगा, दोबारा से देख, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या जाएगा आपका 2x प्लस 3y² इंटू dy/dx प्लस कॉस का क्या जाएगा आपका माइनस साइन
साइन एक्स वाई इंटू एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो मैं बोल सकता हूं डी वाई बाई डी एक्स एट पी 0,0। तो क्या बन जाएगा आपका, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो डी वाई बाई डी एक्स की टर्म कौन कौन सी आ रही है, दो टर्म्स हो रही है, एक तो ये टर्म्स आ रही है और दूसरी कौन सी, ये टर्म्स हो रही है। तो बोल सकता हूँ आपका 3y² माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई इंटू आपका क्या जाएगा, आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये क्या जाएगा राइट साइड में, y इंटू साइन एक्स वाई माइनस 2x। तो यहां से बोल सकता हूं आपका डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, y इंटू साइन एक्स वाई माइनस 2x अपॉन 3y² माइनस एक्स साइन एक्स वाई। अब मैं क्या करूंगा, डी वाई बाई डी एक्स एक पॉइंट P 0,0 तो रख दूंगा 0 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 0 मतलब 0/0। और वो क्या होती है आपकी, अनडिफाइंड होती है, अनडिफाइंड होती है मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, नो सच टेंजेंट एग्जिस्ट। तो ये भी आपका आंसर हो सकता है, कई बार वो ऐसा ऑप्शन ना लिखे और इस जगह नन ऑफ दीज कर दे, तो ये भी हो सकता है। ये चीज ध्यान रखना, ये पॉसिबिलिटी बताने के लिए क्वेश्चन करवाया मैंने, छाप लो। इसका ग्राफ कहाँ बनाने की जरूरत होगी, मतलब ये पॉइंट रहेगा, ये आपका क्या एक्स इक्वल्स टू 0 पर उसे इंटरसेक्ट करता रहेगा। अब इसका ग्राफ बनाना तो वैसे भी डिफिकल्ट है, क्योंकि एक 2 डिग्री है एक्स में, वाई में 3 डिग्री है। यदि दोनों में सेम सेम होता तो मैं बना सकता था, लेकिन वो भी अलग अलग फंक्शन है, 2 डिग्री 3 डिग्री है और इसमें एक कॉस का फंक्शन भी है, तो फिर ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी चीज पूछ ली है। तो अपन सिमेट्री देख सकता हूं मैं, एक्स के रेस्पेक्टिव सिमेट्री, कॉस के रेस्पेक्ट, हाँ एक्स के रेस्पेक्टिव सिमेट्री तो हो जाएगी, लेकिन ग्राफ बनाना बड़ा नॉर्मली वैसे नहीं है, पॉसिबल नहीं है। और कैसे स्ट्राइक हो जाते हैं तुम्हारे माइंड में ऐसे ऐसे डाउट से? हाँ तो हो सकता है ग्राफ कुछ ऐसा हो, मतलब मतलब पहली चीज तो यहाँ पे ग्राफ भी बड़ा अनरियलिस्टिक सा लगेगा। आप ये मुझे लगता भी नहीं है कि इसका ग्राफ बनाना इतना आसान होगा कि नहीं होगा। वहां पे आप चेक करके देखना, डेस्मोस पे भी मुझे नहीं लगता कि बनेगा इसका ग्राफ, ट्राई करके देख लेना, ट्राई करके देख लो, एक बार ट्राई करके देखो, क्या पता समझ में आ जाए कुछ। चलो कोई नहीं, लिमिट लगा के भी डिफाइन कर सकते हैं बेटा, लिमिट लगाएंगे, लिमिटिंग वैल्यू लगाएंगे तो भी 0 ही आएगा, चेक करो, लिमिटिंग लगाएगा तो भी 0 ही आएगा। हाँ हाँ, तो वही से लिमिटिंग वैसे कैसे लगाओगे, और जिगजैग जैसा है, ग्राफ बन गया क्या? हाँ तो जिगजैग जैसा है तो मतलब टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं होगी। प्रणव ने बना भी लिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। बना कुछ ऐसा सा? हाँ तो शार्प कॉर्नर आ गया ना, शार्प कॉर्नर आ गया, हाँ ग्राफ तो बन रहा है, मतलब शार्प कॉर्नर आ गया है। हाँ शार्प कॉर्नर दिखा दे ला, मैं बता देता हूँ, मैं बच्चों को भी दिखा देता हूँ कुछ। तो ये कुछ इस टाइप का ग्राफ बन रहा है, किसी को दिख रहा है तो तुम लोग को तो दिख ही रहा है ना, तुम लोग को तो दिख रहा है ना, हाँ तुम लोग को दिखा रहा हूँ ना, उन लोगों को तो कोई बात नहीं। तो देखो ये क्लियरली दिख रहा है, शार्प कॉर्नर आ रहा है, शार्प कॉर्नर आ रहा है, मतलब उसकी वजह से टेंशन नहीं है। और ये ग्राफ भी इन्होंने सिर्फ ऐसे रफली बना दिया है बिहेवियर देख के, एक्स वाई के रेस्पेक्टिव। देखो ये देखो, ये इवन फंक्शन है, ये भी आपका क्या है, इवन। तुम ओवरऑल नहीं देखो, यहाँ पे आप देखोगे ना, रख के देखो, आप एक्स की जगह माइनस एक्स रख के देखो, वाई की जगह माइनस वाई रख के देखो, उसके बाद एक्स की जगह माइनस एक्स रखा तो वाई एक्स के रेस्पेक्टिव सिमेट्री ही होता है, एक्स की जगह माइनस एक्स रखो, एक्स का इज टू 4ay, एक्स की जगह माइनस एक्स रखो तो वाई एक्सिस के रेस्पेक्टिव सिमेट्री है। तो बस ये चीज अपन कर सकते थे, वाई एक्सिस के रेस्पेक्टिव सिमेट्री मतलब जैसा इधर बनेगा वैसा इधर बनेगा, तो मतलब चांसेस है कि शार्प कॉर्नर बनेगा, क्योंकि सिमेट्री में तभी हो सकता है
क्योंकि जितने भी कर्व, मान लो कर्व हो रहा है ओरिजिन से पास कर रहा है, तो इन्होंने बस यही एस्टिमेट करके बनाया है, यही एस्टिमेट करके बनाया है कि ओरिजिन से पास कर रहा है और वाई एक्सिस के रेस्पेक्टिव सिमेट्री है, मतलब ओरिजिन के पास कर रहा है, या तो कुछ इस पैटर्न से पास करेगा या फिर कुछ इस पैटर्न से पास करेगा। मान लो कर्व है, सिमेट्री होगा तो या तो इधर होगा, कुछ इस इधर होगा, और तो कैसे होगा, या तो स्ट्रेट लाइन होगी, उसी केस में आपका क्या कंटिन्यूस होगा, मतलब डिफरेंटेबल होगा, बाकी तो हर जगह पे नॉन डिफरेंटेबल होगा। तो ये ऐसे करके भी कर सकते हो। अच्छा सोचा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्ची है बस ये। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल्स टू x की पावर 1/3 इंटू 1 माइनस कॉस x। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल्स टू x क्यूब इंटू 1 माइनस कॉस x एट x की पावर 1/3 है, सॉरी x क्यूब नहीं, x की पावर 1/3, x क्यूब बोला था क्या मैं, सॉरी, x की पावर 1/3, x की पावर 1/3 इंटू 1 माइनस कॉस x एट x इज इक्वल्स टू 0, इजी बना दिया, एट x इक्वल्स टू 0। लेकिन नहीं, इतना इजी नहीं है, इजी नहीं है मोहिनी का डांस। x इक्वल्स टू 0 ओरिजिन कहाँ से होता है भाई, ओरिजिन पे x इक्वल्स टू 0 पे y इक्वल्स टू 0 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे शायद ओरिजिन आ रहा है ना। चलो निकालना पड़ेगा एल हॉस्पिटल रूल लगा के, है ना, एल हॉस्पिटल रूल लगा के लेकिन निकाल रहा होगा। तो सबसे पहले आपका क्या है, पॉइंट निकालूंगा, पॉइंट क्या जाएगा एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे y इक्वल्स टू आपका क्या है 0, मतलब पॉइंट की वैल्यू तो 0 0 हो जाएगी। अब dy बाई डी एक्स के लिए आपका क्या है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स यहाँ पे u v रूल लग जाएगा, x की पावर 1/3 इंटू आपका क्या जाएगा 0 माइ प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1/3 इंटू एक्स की पावर माइनस 2/3। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या जाएगा, x की पावर 1/3 इंटू साइन एक्स प्लस 1/3, एलसीएम ले लो तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 3 एक्स की पावर 2/3। एलसीएम ले लूंगा तो क्या जाएगा, x साइन एक्स प्लस 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 3 एक्स की पावर 2/3 dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे आप निकालोगे ना, 0/0 आ रही है, लिमिटिंग वैल्यू निकालूंगा ना तो वो भी बाद में 0 ही जाएगी, अपन ने की नहीं। यहाँ पे आप करोगे एट p इज इक्वल्स टू x, 0, तो मतलब dy बाई डी एक्स एट p x, 0 y, 0, तो यहाँ पे निकालोगे तो क्या आ जाएगी, 0/0 फॉर्म आ रही, क्योंकि यहाँ पे भी 0/0 फॉर्म आ रही थी तो हम लोग एल हॉस्पिटल लगाते थे, लेकिन एल हॉस्पिटल लगाने के बाद ये आपका क्या अनडिफाइंड जाएगा, 0/0 आपके अनडिफाइंड जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लगा हूँ, लिमिटिंग वैल्यू निकाल देता हूँ, तुम लोगों ने जैसा बोला था वैसे करके देखते हैं, लिमिट निकालूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया, तो क्या जाएगा, एक्स साइन एक्स का क्या जाएगा आपका कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू आपका क्या जाएगा 1 प्लस 0 माइनस कॉस एक्स का क्या जाएगा आपका प्लस साइन एक्स। दो बार लगाना तो फिर एक्सपेंशन कर दो, दो बार लगाना तो एक्सपेंशन कर दो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, मुझे लगता है एक्सपेंशन ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैं नहीं, दो बार का लगाना पड़ेगा, -1/3 ऊपर चला जाएगा ना, एक्सपेंशन करके कर सकते हो ना, एक्सपेंशन से एक्स आ गया 1 माइनस कोस एक्स, या फिर एक काम कर सकते हो 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला लगा दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ तो ठीक है जैसा, तो ये आपका क्या है 3 इंटू 2/3 इंटू एक्स की पावर -1/3, तो ये सारा सारा आपका क्या ऊपर चला जाएगा, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या जाएगी आपकी 0। तो इक्वेशन क्या जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या जाएगी, y इज इक्वल टू 0, मतलब आपका क्या एक्स एक्सिस। अब इसका ग्राफ बनाओगे ना तो वो कुछ ऐसा सा बनेगा, सिमेट्री टाइप से कुछ ऐसा सा जाएगा, कर्व टाइप से, ठीक है। नहीं कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, अरे
कहीं भी नहीं है, मतलब देना तो तुम्हें 12th के बच्चों के लिए पेपर देना है ना यार, तो क्वेश्चन ऐसे ही देगा जो 12th के बच्चे कर पाएंगे, मतलब लॉजिकल क्वेश्चन बनाएंगे, बनाने को तो कुछ भी बना सकते हैं, कैलकुलस तो लिमिट नहीं है, अथा है कैलकुलस तो। साइंटिस्ट लोग अभी भी पढ़ रहे हैं कैलकुलस में, कुछ ना कुछ नई चीज खोज ही रहे हैं। हो सकता है तुम लोगों में से भी कोई एक स्पेसिफिकली मैथ्स की तरफ जाए, इंटरेस्ट बने किसी का, तो आगे और डिटेल में डीप पढ़े। 5 साल का कोर्स होता है ना आईआईटी में, 12 डिग्री। किसी का इंटरेस्ट है क्या मैथ्स में करने का? नहीं, अभी तो नहीं चल रही। फिजिक्स में होना चाहिए शायद कुछ लोगों का, है क्या किसी का? नहीं है यार, मतलब मैथ्स, ये मैथ्स वो इंटर मैथ्स नहीं होगी। कॉलेज की जो मैथ्स होगी वो थोड़ी सी अलग होगी, वो थोड़ी सी बोरिंग भी होगी, और काफ़ी डिटेल में भी जाना पड़ेगा उसमें, मतलब सोचना पड़ेगा। तो मतलब ये मत सोचना कि फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो मतलब फिजिक्स अपने ये जो नॉर्मल फिजिक्स है वैसी होगी। फिजिक्स सेम हो सकती है फिजिक्स में, लेकिन फिजिक्स में बहुत प्रॉब्लम आएगी, आगे बहुत पढ़ना पड़ता है। क्योंकि देखो ये जो स्पेसिफिकली जो है ना ऑनर्स वाले सब्जेक्ट हो गए या रिसर्च वाले सब्जेक्ट हो गए, मतलब मेनली वही लोग लेते हैं जिनको आगे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है या पीएचडी वगैरह करना होता है। बाकी पैसा वैसा कमाने के लिए मत सोचना कि मैं मैथ्स लेके मैं पैसा कमाऊंगा सही चीज़ में। मैथ्स लेके आगे तुम्हारे इंटरेस्ट है रिसर्च में जाना है तब मैथ्स लो, क्योंकि कुछ अलग करना है। क्योंकि 5 साल में तुम लोगों को, मान लो तुम्हारा मैथ्स स्पेसिफिकली है ना, तो एक थीसिस लिखनी पड़ेगी तुम्हें, उसमें कुछ ना कुछ तुम्हें नया करके दिखाना पड़ेगा, तब जाके आईआईटी से तुम्हारी वो डिग्री इक्वल नहीं करेंगे। फिजिक्स में भी कुछ ना कुछ तुम्हें करना पड़ेगा। आईआईटीज की वैल्यू अभी भी इसीलिए ही है, ठीक है, रट्टा सिस्टम होता है हर जगह पे, रट्टा सिस्टम होता है, लेकिन अभी भी वहां पे जो पढ़ने वाले बच्चे एटलीस्ट वो काफी कुछ कर सकते हैं। स्पेसिफिकली लेबोरेटरीज ऐसी है जो आपको उस फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती है कि आपको कुछ करना है किसी को, तो उस केस में आपको कोई दिक्कत ना हो, बाकी जगह पे नहीं है। इनफैक्ट एनआईटीज में नहीं है सारी चीज़ें, आईआईटीज एनआईटीज में बहुत फर्क होता है, दिन रात का फर्क होता है। आप एनआईटी सोर्स देखोगे और आईआईटी कोई भी देखोगे ना, तो आईआईटी काफ़ी बेटर ही होगी, फर्क होता है। ठीक है, फर्क इसलिए नहीं होता है कि वहाँ पे बच्चे अच्छे होते हैं, बच्चे ऑलमोस्ट सेम से ही होते हैं, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, 5-10 नंबर का या 5-7% का, बस इतना ही होता है। 5-7% में मतलब ऐसा नहीं कि बहुत, मैं टॉप ब्रांचेस की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। एनआईटी की कंप्यूटर साइंस और आईआईटी की मैकेनिकल दोनों इक्वली रैंक वाले बच्चे लेते हैं, फर्क नहीं होता है। बस फर्क क्या होता है, उनको एक्सपोजर अलग मिलता है। आईआईटी वाला जाके भी बहुत अलग तरीके से सोच सकता है, ओरिजेंटल डायमेंशंस होती है उसके पास बहुत सारी। एनआईटीज वाले सीधा सीधा वो एक ही चीज़ सोचते हैं कि हाँ पढ़ाएंगे, ग्रेड बनाएंगे, पैसे कमाएंगे। तो पैसा कमाना सब कुछ नहीं होता है, इम्पोर्टेंट ये चीज़ है तुम बहुत अच्छे ब्रेन हो, तुम कुछ अच्छा करो, ये फायदा होता है, मतलब ये ज़रूरत होती है। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखो, भले तुम्हें आइडियलिस्टिक बातें लगे, लेकिन ये ज़िंदगी का अनुभव है, तजुर्बा है। कुछ अच्छा करोगे ना तो वही अच्छी होगी। मतलब कोई भी देख, एक महान व्यक्ति ने बोला था, बिलीनियर बनने का मतलब ये नहीं है कि मैं बिलीनियर में अर्न करूं। बिलीनियर, एक्चुअल बिलीनियर वो होता है जो मैं 1 मिलियन या बिलियन लोगों की लाइफ को अफेक्ट करूं, मतलब मैं कुछ ऐसा करूं जिससे उतने लोगों का कुछ कल्याण हो, उद्धार हो। ठीक है, तो ठीक है, दादा वाम साधु महात्मा वाली बातें नहीं करूंगा, लेकिन एक्चुअली ये होता है अल्टीमेटली, जो भी करना है सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए खुद को सही चीज़ में। पैसा कमाओगे तो पैसे कमाने से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, पैसा अथाह है, भूख बढ़ती जाती है, भूख बढ़ती जाती है, लेकिन कुछ अच्छा करोगे ना संतुष्ट रहोगे। आगे बढ़ते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट P, find the equation at the point 1 comma 2 to the curve, find the equation at the point 1 comma 2 to the curve y cube minus 6y square plus 12y minus 7 is equals to x at point 1 comma 2। अब ये क्यों करा है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या dy बाई डी एक्स निकालोगे तो उसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी प्लस इन्फिनिटी आएगी। मतलब ये कौन सा केस हो जाएगा आपका, वर्टिकल टेंजेंट का केस हो जाएगा। सारे केस मैं बता रहा हूँ, सारे के केस बता देता हूँ। अनडिफाइंड का केस बता दिया, डी वाई बाई डी एक्स जीरो आ गया वो केस बता दिया, इनफाइनाइट वाला केस बता दिया। एक हर केस के क्वेश्चन है, हर केस के क्वेश्चन है। इस टाइप का कर्व पूछा जा सकता है, हम बना सकते हैं। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, फाइंड
ये तो होमवर्क है, ये भी कर लो। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व y इज इक्वल टू बी ई की पावर माइनस एक्स बाई ए एट द पॉइंट, ये मेंस में भी आया था शायद 2018 में आया था, 18 या 19 में ऐसे कुछ में किया आया था। एट द पॉइंट वेयर, मेंस में आया था, मतलब ये किसी शिफ्ट में, ये जब ज्यादा शिफ्ट होने लगी थी तब आया था शायद। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू बी ई की पावर माइनस एक्स बाई ए एट द पॉइंट वेयर इट क्रॉसेस एक्स वाई एक्सिस, at the point where it crosses y axis। आ गया होगा, ठीक है। अब उसने क्या बोला, एट द पॉइंट वेयर क्रॉसेस वाई एक्सिस, ये ग्राफ बनाऊंगा e की पावर माइनस एक्स जैसा बनेगा, और ये आपका क्या है, b कांस्टेंट है, तो b के बारे में कुछ दे नहीं रखा, मतलब मैं मान लेता हूँ b पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप का ग्राफ बन गया। y इज इक्वल टू बी ई की पावर माइनस एक्स बाई ए। किस पॉइंट पे टेंजेंट खींचनी है, उस पॉइंट पे टेंजेंट जहां पे ये आपका क्या है, y एक्सिस को टच करता है, मतलब इस पॉइंट पे टेंजेंट, मतलब क्लियरली दिख रहा है टेंजेंट तो यहाँ पे एग्जिस्ट होगी। कर्व बनाने का ये बेनिफिट हो जाता है, कर्व बन जाता है तो ये पता चल जाता है कि टेंजेंट एग्जिस्ट होगी कि नहीं होगी। वैसे कोई इतनी जरूरत भी नहीं, खास जरूरत नहीं होती। तो मैं क्या करूँ, टेंजेंट निकालने के लिए मुझे दो की चीज चाहिए होती है, एक पॉइंट और दूसरा आपका क्या, स्लोप। तो मैं बोलूँ 4 पॉइंट, तो मैं बोलूंगा एट वाई एक्सेस के लिए क्या जाएगा आपका, x की वैल्यू क्या जाएगी 0, और एट एक्स इक्वल्स टू 0 y की वैल्यू क्या है आपका b e की पावर माइनस 0, मतलब y की वैल्यू क्या जाएगी b, तो मतलब पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे 0, b। दूसरा क्या बोलूँ, फॉर स्लोप, डिफरेंशिएट कर दूँ तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू बी इंटू ई की पावर माइनस एक्स बाई ए इंटू माइनस 1 अपॉन ए। तो मैं क्या करूँ dy बाई डी एक्स एट 0, b, तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा आपका माइनस बी बाई ए की पावर माइनस 0, मतलब आपकी माइनस बी बाई ए। तो बोल सकता हूँ रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या जाएगी, y माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एक्स माइनस 0। तो वो बोल सकता हूँ b का इधर डिवाइड कर दो तो y अपॉन बी माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन ए। तो इधर बोल सकता हूँ x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये इसका क्या होगा आपका आंसर। तो ऐसा नहीं है कि टफ क्वेश्चन होते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मेंस में आया है। हाँ तो मेंस में ही आया है, मतलब मेंस में, और आई थिंक ये 1920 में किसी में एक में आ रहा है, किसी एक शिफ्ट में। बहुत सारी शिफ्ट होने लगी थी ना तब, बहुत सारी शिफ्ट जब से होने लगी पेपर का लेवल गिरा है। कुछ शिफ्ट ऐसी है जहां पे लकीली बहुत टफ पेपर आ रहा है, लेकिन ज्यादातर शिफ्ट आपकी क्या है, इजी हो रही है। लकीली मतलब टीचर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए भी अच्छा ही होता है। वो हार्ड शिफ्ट जो होती है ना, वो बच्चों के लिए अच्छी होती है हमेशा, उन बच्चों के लिए जिन्होंने बहुत अच्छे से सीरियसली प्रिपेयर किया है, क्योंकि उनसे उनके मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन हर किसी के मार्क्स नहीं आएंगे वहां पे। सेकंड चीज, नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट यही है, नॉर्मलाइजेशन के बाद हार्ड शिफ्ट के बच्चों को हमेशा फायदा मिलता है, इजी शिफ्ट वाले बच्चों को हमेशा नुकसान होता है, ई शिफ्ट वाले को नुकसान होता है। यहाँ पे तो नॉर्मलाइजेशन बहुत कम है, जैसे गवर्नमेंट जॉब जो होती है ना, एसएससी का नाम सुना है तुम लोगों ने, एसएससी सीजीएल वगैरह, 2000 अभी 2018 का या 19 का जब सीजीएल हुआ था, तो वहां पे इजी शिफ्ट वालों के आई थिंक मैथ्स में 200 थे, 200 में से मार्क्स थे, और इतना आसान था, बेसिक बेस पेपर था कुछ पेपर, तो वहां पे आई थिंक माइनस 300 नंबर भी हुए हैं। नॉर्मलाइजेशन का जो कंसेप्ट का जो फॉर्मूला होता है ना, मतलब बहुत इजी पेपर था, जिसके ऐसा था 40 आउट ऑफ 200 मार्क्स आए हैं ना, 40 आउट ऑफ 200 मार्क्स आए हैं, जिसके उसके नॉर्मलाइजेशन के बाद वो माइनस 340 के आसपास मार्क्स हो गए वो।
ये और नहीं, नॉर्मलाइजेशन अनफेयर तो है, पर फेयर भी बोल सकते हैं कुछ में। अब क्योंकि एक एक शिफ्ट ऐसी थी कि वहां पे पेपर एक्सट्रीम टफ आ गया था, एक्सट्रीम टफ। जैसे मान लो एक पेपर आ गया पीईटी का, गुड सेट का, और एक पेपर आ गया एडवांस का, तो ये अनफेयर नहीं है। तो वहां पे भी तो है। और ये, हाँ ये उनकी गलती है ना। और हार्ड शिफ्ट में ऐसा भी देखा था, कुछ बच्चों के ऐसे थे जिनके मार्क्स आई थिंक मैं बोलूं 80 थे, 80 आउट ऑफ 200 थे उनके, आई थिंक 185 या 180 के अप्रोक्सीमेट कर दिए थे। ये तो कंसेप्ट है नॉर्मलाइजेशन का। फॉर्मूला वो देते हैं जेई का, जब भी फॉर्मूला देते हैं ना नॉर्मलाइजेशन का, वो उसमें लिखते हैं। हाँ, वो उसमें निकाल सकते हो, उसमें फॉर्मूला पूरा प्रॉपर बता देते हैं कि एवरेज मार्क्स और कुछ ऐसा करके वो प्रॉपरली होता है। हाँ हाँ, डगवर्स लुईस वैसा ही होता है, तो वो फॉर्मूले के बेस पे है, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये है, तो ये चीज ध्यान रखो कि लकीली मैंने इसलिए बोला था कि तुम लोगों के लिए यदि हार्ड शिफ्ट आएगी तो ज्यादा बेटर रहेगा। हार्ड शिफ्ट हमेशा बेटर रहती है अच्छे बच्चों के लिए। मैथ्स भी सिर्फ हार्ड शिफ्ट में इजी या हार्ड बनाता है वो मैथ्स ही बनाता है, क्योंकि केमिस्ट्री हमेशा सेम रहती है, फिजिक्स भी ठीक ठाक रहती है। मैथ्स इजी हो गया तो ओवरऑल इजी शिफ्ट होगी, मैथ्स हार्ड हो गया तो आपका ओवरऑल हार्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो इजी या हार्ड जो भी बनाता है वो मैथ्स से डिसाइड करता है, और मैथ्स ही आपका टाई ब्रेकर है, ये चीज भी पता है आपको। इक्वल मार्क्स में सबसे पहले मैथ्स के मार्क्स ही देखते हैं, तो मैथ्स ही टाई ब्रेकर है। तो मैंने क्यों बोला था, सिलेक्शन केमिस्ट्री कराता है, रैंक मैथ्स दिलाता है। बस ये चीज ध्यान रखो, जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी है वो उनकी रैंक अच्छी आती है ओवरऑल, क्योंकि केमिस्ट्री सबकी अच्छी होती है। हाँ, तो उसके से सीखना, तो उससे मत बोल कि साई जी उसका अच्छा है, उसने मेहनत की है इसलिए वो अच्छा है। तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारे भी अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उतने इतने साल घिसे है उसने अपने, तो उसका कुछ फायदा मिलना भी तो चाहिए ना उसको। हाँ, तो तुम भी ने घिसा है, लेकिन उसने कंपेरेटिवली थोड़ा सा और अच्छे से दिमाग लगाया, रिफाइन दिमाग लगाया, तो यही फर्क होता है ना। ऐसे बच्चे कॉलेज में 1 करोड़ का प्लेसमेंट कितने बच्चे लेते हैं, एक या दो बच्चे लेते हैं ना। अब ऐसा थोड़ी हो कि यार वो मेरे साथ बैठता था ऐसे ही फालतू का था सारी चीज में, अब उसने कुछ तो अलग किया होगा ना। तो वही वाली बात होती है सारी चीज में, वैसा मत करो सारी चीज में, उसने एक्स्ट्रा दिमाग लगाया, एक्स्ट्रा मेहनत की है, तो उसका आउटकम उसको मिलेगा। चलो आगे करें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब एक पैरामीट्रिक वाला देता हूँ, पैरामीट्रिक वाला मैंने एक भी नहीं दिया था, एक पैरामीट्रिक देता हूँ। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। आवाज आ रही घर वालों, बच्चों आवाज आ रही? हाँ ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई टू, एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई टू। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई टू, टू कर्व y is equals to a into 1 plus sin theta and x is equals to a into 1 minus cos theta। अब दो तरीके हैं इस केस में, 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा। अब दो तरीके हैं इस केस में, या तो आप कर्व फाइंड कर सकते हो, या तो आप कर्व फाइंड कर सकते हो, या फिर आप पैरामेट्रिक डायरेक्टली निकाल सकते हो। ये प्री बोर्ड में था क्या ये तुम्हारे? अच्छा ठीक है। हाँ, तो वैसे भी आज तो डे 1 है ना, लेक्चर 1 में तो सिर्फ सारे बेसिक बेसिक कंसेप्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही करते हैं ना हम। ये तो पैरामीट्रिक का पहला क्वेश्चन ही तो है ना, तो मैं इसीलिए मैं बोलता हूं तुम बस अच्छे से लेक्चर कर लो। बोर्ड्स मेंस एटलीस्ट वहां पे एक सिंगल भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा तो तुम्हें देखा नहीं होगा। एडवांस का तो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन एडवांस में भी जाते जितने भी कंसेप्ट होते हैं मैक्सिमम कंसेप्ट अपने कवर हो ही जाते हैं। एक आध एक्स्ट्रा अलग कुछ बना दे उसकी बात अलग है, लेकिन कंसेप्ट तो बाहर से नहीं आएगा कोई भी नोट्स के अलावा। तुम लोगों को क्वेश्चन भी याद रहते हैं क्या? सारे प्री बोर्ड है, ये है, आंसर भी है, सही है यार। नहीं, अच्छी बात है यार, याद रहते तो। आ गया आंसर? तुम लोगों ने कॉलेज स्कूल में जब किया था कर्व फाइंड करके किया था या फिर डायरेक्टली ऐसे फोन किया था?
डायरेक्टली वैसे ही। तो सबसे पहले आपका क्या है, एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई टू, पॉइंट निकालूंगा तो y की वैल्यू क्या जाएगी, a इंटू वन प्लस साइन पाई बाई टू, तो क्या जाएगा आपका 2a, और x की वैल्यू क्या जाएगी, a इंटू वन माइनस वन प्लस कॉस पाई बाई टू, तो मतलब आपका a, तो पॉइंट क्या हो जाएगा आपका a कोमा 2a। अब मैं क्या करूँ, dy बाई डी एक्स, तो क्या जाएगा आपका dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो क्या है आपका a एज इट इज छोड़ दूं तो जीरो माइनस कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा अपॉन a एज इट इज जीरो, और साइन थीटा क्या आ जाएगा कॉस थीटा। ऐसा क्यों हुआ, क्या गड़बड़ किया कुछ, उल्टा कर दिया क्या, अच्छा। तो वन प्लस कॉस थीटा और ये आपका क्या है माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ए से ये कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा आपका माइनस कॉट थीटा। अब ये कैसे निकालोगे, अच्छा, तो कॉट पाई बाई टू, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई टू, तो कॉट पाई बाई टू की वैल्यू क्या जाएगी आपकी जीरो, मतलब हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है आपकी y माइनस वाई वन इजिकल्स टू जीरो, मतलब इक्वेशन y माइनस टू ए इजिकल्स टू जीरो, इक्वेशन स्ट्रेट लाइन इस फॉर्म में बनाना इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, सबका आ गया, बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नॉर्मल एक्स इक्वल्स टू ए, ठीक है। आई थिंक सारे बेसिक क्वेश्चंस मैंने कर लिए हैं, अब मैं लेवल बढ़ा रहा हूं थोड़ा थोड़ा सा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये 7-8 जो थे बेसिक क्वेश्चन थे, सारे कंसेप्ट मैंने कवर कर दिए हैं बेसिक क्वेश्चन में जितने भी आने थे। हाँ ये क्वेश्चन करो, अभी आसानी है, ये भी बन जाएगा। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, ये भी होमवर्क लिख लो। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, तुम बताना होमवर्क चाहिए या फिर ऐसे कर लेना। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y is equals to x cube minus 4x plus 3 which is parallel to line 3x minus y is equals to 5। होमवर्क कर लोगे, इससे स्लोप आ जाएगी, इसके पहले वो पॉइंट निकल जाएगा, होमवर्क इसलिए मैंने बोला था। चलो पहला क्वेश्चन लिखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ऐसा भी क्वेश्चन मेंस में आ चुका है, ये नहीं, इस पैटर्न का क्वेश्चन आ चुका है, इस पैटर्न का सेम पैटर्न का क्वेश्चन मेंस में आ चुका है। फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू कर्व y is equals to x square x cube dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एट x is equals to 1। ऐसे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बता दिए, न्यूटन लेबनिज थ्योरम लिमिट में भी बताए थे मैंने, और डिफरेंट उसमें भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में बताया था। होमवर्क कर लोगे या मैं करूँ, x इज इक्वल्स टू जीरो पे लिमिट रखूंगा तो जीरो जीरो, y की वैल्यू क्या जाएगी जीरो, x इक्वल्स टू वन, हाँ x इक्वल्स टू वन पे वन से वन हो गया ना, तो y की वैल्यू जीरो, तो पॉइंट क्या जाएगा आपका 1,0 आ जाएगा, और उस केस में स्लोप निकलना है तो डी वाई बाई डी एक्स न्यूटन लेबनिज लगा देना, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बोल रहा था वो ये है, जिसमें आपका क्या पहले वो पास कर रहे हैं ना वो वाला, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, लिख रहे हो ना घर वालों, लिखते रहो ना साथ साथ, ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर माइनस टू वाई इजिकल्स टू एक्स, वाई स्क्वायर माइनस टू वाई इज इक्वल्स टू एक्स which passes which passes
पॉइंट क्या है, -4,4, -4,4। सबसे पहले क्या करोगे, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू कर्व, क्या पॉइंट कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, मतलब पॉइंट के कोऑर्डिनेट रखूंगा तो क्या जाएगा आपका, -4,4 की सिचुएशन रखूंगा तो क्या है, 16 - 8 इजिकल्स टू -4, तो 8 इजिकल्स टू -4 मतलब इक्वल नहीं है, मतलब पॉइंट डज नॉट लाइज ऑन कर्व। तो मतलब कोई कर्व है, x इजिकल्स टू पैराबोला है, मतलब पैराबोला है, ऐसा कोई पैराबोला है, y में कोई पैराबोला है, तो इसके कोई भी कर्व ऐसा बोल दिया, लेट्स अज्यूम करो ये कोई कर्व बोल दिया, इसके ऊपर किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो आपका क्या, कोई पॉइंट है आपका -4,4 से पास कर रही है, तो उस टेंजेंट की कर्व ये। अब बताइए पॉइंट लाइज आउटसाइड है इनसाइड है, पॉइंट लाइज आउटसाइड है इनसाइड, आउटसाइड होगा, आउटसाइड होगा, S1 की वैल्यू आपके क्या पॉजिटिव हो गए, S1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा ना, तो पॉइंट लाइज आउटसाइड, तो आउटसाइड तो मतलब कितनी टेंजेंट होती है, तो उस केस में आपके क्या आ जाएगी, 2 टेंजेंट पॉसिबल होगी, 2 टेंजेंट्स। तो इसको आप या तो आप टेंजेंट में भी किया था, पैराबोला में भी किया था, उस कंसेप्ट से कर सकते हो, या फिर यहाँ पे भी कर सकते हो। पैराबोला में किए थे ऐसे क्वेश्चन, T इक्वल्स टू S1, टी स्क्वायर S1 में पेयर ऑफ टेंजेंट S1 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर थी वो, लेकिन वो पेयर ऑफ टेंजेंट से नहीं करते थे हम लोग, y इज इक्वल्स टू mx प्लस y इज इक्वल्स टू y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, उससे निकालते इसके ऊपर ये पॉइंट मानते थे, उसकी वजह सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, वो ऐसा करते थे वो, लेकिन वो लेंथी बनता है। दूसरा सोचो, S1 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर से पेयर ऑफ इक्वेशन की वैल्यू निकलेगी, वो बहुत लेंथी बनता है। आया आंसर? इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो रही है, कैलकुलेशन टफ हो रही है क्योंकि इक्वेशन ऐसी जा रही है। ये पैराबोला में भी आ चुका है ना ऐसा क्वेश्चन, लेकिन पैराबोला में आप लोगों ने सिर्फ स्टैंडर्ड वाले पढ़े थे, स्टैंडर्ड पैराबोला y इसके इक्वल्स टू 4x टाइप से होता है या x के इक्वल्स टू 4y होता है। आंसर नहीं है मेरे पास, सिर्फ क्वेश्चन था, आंसर नहीं है मेरे पास। 2 टेंजेंट होगी इतना तो मुझे पता है, ठीक है, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड तो मुझे नहीं लगता कि हाँ, पर हो सकता है लेंदी, क्योंकि मुझे इतना ध्यान है कि ये लेंदी जो है वो कैलकुलेशन की वजह से लेंदी बन रहा है। तो इसमें कोई आया क्या इसके प्राची के, तो 3 + √5 ऐसे कुछ कुछ पॉइंट आया, x + 10y = 36। चलो मैं देखता हूं, 2 आएंगे इक्वेशन, 2। देखो क्या करूंगा, सबसे पहले मैं बोल लेता हूं लेट पॉइंट P x1, y1, तो मैंने बोल दिया लेट पॉइंट P x1, y1। बोलो पैराबोला के कंसेप्ट से करें या फिर यहाँ के डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट से करें, दोनों एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पैराबोला में स्टैंडर्ड रिजल्ट था, उस केस में टेंजेंट सबसे, उस केस में क्या करते थे पैराबोला के केस में, याद करो, उस केस में पैराबोला में क्या करते थे, पैराबोला में इसको रिड्यूसिबल टू स्टैंडर्ड बनाते थे। फिर उस केस में याद है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, स्लोप फॉर्म में y = mx + a/m, उससे कंपेयर करूंगा y = mx + c को, याद है कि नहीं याद है? अरे रुक जा एक मिनट, अरे रुक मेरी माँ, रुक जा। याद करो पैराबोला में क्या करते थे, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड में रिड्यूस करते थे,
फिर उस केस में आपका क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर में, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m होती थी, लेकिन वो mx y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए था, m इंटू एक्स माइनस ए और y माइनस बी वो बनेगी, मतलब इक्वेशन क्या बनती थी, y माइनस बी इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस ए प्लस a बाई m, ये बनती थी। और एक पॉइंट, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसको मैं मान सकता था आपका पॉइंट फॉर्म में मैं मान सकता हूँ, या फिर आपका क्या है वैसे स्लोप फॉर्म में मान सकता हूँ, स्लोप फॉर्म में मान सकते हो, पॉइंट फॉर्म में। अब दोनों लाइन आपके क्या सेम लाइन को रिप्रेजेंट करती थी, उसको कंपेयर करके वैल्यू निकालते थे। याद है कि नहीं याद है? भूल गए हो सब कुछ? सब कुछ भूल रखे हो, सब भूल रखे हो मतलब। तो अरे तो रिवीजन के भरोसे थोड़ी बैठे रहोगे यार, खुद से, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखनी, खुद का करो। तो क्या करूंगा यहाँ पे मैं बोल सकता हूं लेट पॉइंट ये है लाइज ऑन कर्व, कर्व के ऊपर लाई कर रहा है मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका x1 इज इक्वल टू y1 स्क्वायर माइनस 2y1, मतलब इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं मेरे पास जरूरत पड़ेगी, इसकी ये पॉइंट उसके ऊपर लाई कर रहा है ना, मतलब उसके ऊपर सेटिस्फाई करेगा। तो फिर क्या कर दूं, आपका क्या आ जाएगा, आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल टू आपका क्या जाएगा, आपका dy बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस x1। अब मैं क्या करूं, dy बाई डी एक्स के लिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दूं, तो क्या जाएगा आपका 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या बोल सकता हूं आपका 1/2y माइनस 1। तो मैं बोल सकता हूँ dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P x1 y1 उसकी वैल्यू क्या जाएगी 1/2y1 माइनस 1, ये रख दो। हाँ तो वही तो लिखा है मैंने 2y1 माइनस 1, ये तो लिखा है। 2 कहाँ से आएगा? अच्छा 2 खा गया मैं, ओके सॉरी सॉरी शक्तिमान। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगी आपकी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू आपका क्या है, इसकी जगह रख दो तो m की जगह 1/2y1 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस x1। इसको सिंप्लीफाई करो, क्या वैल्यू है इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, ये आपके क्या है टेंजेंट की इक्वेशन आएगी। हाँ तो वो तो करवाऊंगा ना अभी, ठीक है। तो ये टेंजेंट की इक्वेशन आएगी, अभी सिंप्लीफाई कर लेते हैं आपका, अभी कर लेते हैं। चूंकि दिस पासेस -4,4 तो उसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब y की जगह रख दिया 4 माइनस y1 इज इक्वल टू आपका क्या है यहाँ पे 1/2y1 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह -4 माइनस x1। लेकिन यहाँ पे x1 और y1 दो अलग अलग होगी, तो किसी एक वेरिएबल में बना लो, किसी एक वेरिएबल बनाऊंगा तो क्या आपका 4 माइनस y1 इंटू 2y1 माइनस 2 इज इक्वल टू -4 और x1 की वैल्यू रख देता हूँ, x1 की वैल्यू कहाँ से यहाँ रख देता हूँ y1 स्क्वायर माइनस 2y1। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या जाएगा 8y1 माइनस 2y1 स्क्वायर माइनस 8 प्लस 2y1 इज इक्वल टू आपका क्या आएगा -y1 स्क्वायर माइनस 2y1 माइनस 4। कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है क्या? कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, सबको क्या राइट साइड ले जाऊंगा तो क्या जाएगा आपका 2y1 3y1 स्क्वायर माइनस 2 प्लस ये -1 हो जाएगा, और ये 8 और 2 10 और -12। हाँ बच्चे क्यों? ओके 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 बरो, तो फिर ये प्लस हो जाएगा। अब ठीक है, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, फिर तो इक्वेशन गड़बड़ हो जाती। सही बोला, तो क्या जाएगा आपका y1 स्क्वायर माइनस
8y1 माइनस 8y1 और +4 इजिकल्स टू 0। हाँ सही है, सही है, सही है। तो यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो y1 की वैल्यू क्या जाएगी, +8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 64 माइनस 16/2। तो क्या जाएगी, +8 प्लस 88 है 4√3/2। तो क्या जाएगा, y1 की वैल्यू क्या जाएगी, 8 प्लस माइनस, इसको 8 नहीं 4 प्लस माइनस 2√3। तो मतलब y1 की वैल्यू क्या जाएगी, 4 प्लस 2√3, और दूसरी y1 की वैल्यू 4 माइनस 2√3। यही आया था क्या तुम्हारा? तो इसके करस्पॉन्डिंग x1 फाइंड करो, इसके करस्पॉन्डिंग x1 फाइंड करो, ये दोनों पॉइंट रख देना, आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट क्यों बन रहा था, इसकी कैलकुलेशन की वजह से डिफिकल्ट बन रहा था, एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एडवांस में टाइम वेस्ट करवाने के लिए, टाइम वेस्ट करवाने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लोगों को लगेगा कि क्वेश्चन बहुत इजी है, अरे कितना आसान क्वेश्चन आ गया, लेकिन टाइम वेस्ट करवाने के लिए बिल्कुल पूछा जा सकता है। कम से कम 4 मिनट 5 मिनट तो लगेंगे 4 मिनट तो मान के चलो लगेंगी। ठीक है, इन दोनों के करस्पॉन्डिंग x1 आ जाएगा और उसकी फिर वैल्यू रखूंगा तो 2 इक्वेशन आ जाएगी। पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है, पूछे गए हैं ऐसे पास्ट में भी एडवांस में क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन को कैलकुलेटिव बना के पूछा जा सकता है, कई बार पूछे गए हैं, काफी बार, कई बार नहीं काफी बार पूछे गए हैं। कर लोगे? एक क्वेश्चन और कर लो, टाइम हो गया क्या? नेक्स्ट क्लास किसकी है, राजेश सर की है ना? कोई बात नहीं, विकास सर को तो हम एवरेज से मार लेंगे। विकास सर की तो हो चुकी ना, राजेश सर तो सज्जन पुरुष है ना। पहली तो वीके सर की थी पहली। अच्छा चलो कोई नहीं, फिर लास्ट क्वेश्चन कर लो फिर, ये लास्ट होमवर्क तुम्हारे अभी के लिए, लास्ट क्वेश्चन लॉजिकली है, सिर्फ 1 मिनट का क्वेश्चन है, 1 मिनट भी नहीं 20 सेकंड का क्वेश्चन है, बस मैं लॉजिक देखना चाहूंगा। हाँ, फाइंड टोटल नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स, फाइंड टोटल नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स, फाइंड टोटल नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स टू, फाइंड टोटल नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स टू टू कर्व्स, टू कर्व्स f1x is equals to f1x is equals to x square, fx1 is equals to x square माइनस, यानी f1x ही करो, f1x equals to x square minus x plus 1 and f2x and f2x is equals to x cube minus x square minus 2x plus 1। क्वेश्चन नंबर, फाइंड टोटल नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स टू द कर्व, फाइंड टोटल नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स टू द कर्व। क्वेश्चन है आपका, फाइंड टोटल नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स टू कर्व। बस लॉजिकली आंसर दे दो। फाइंड टोटल नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स टू द कर्व, 2 कर्व दे रखे, उनकी टोटल नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स। हाँ सही जा रही हो तुम, बिल्कुल सही हो, सोचो सही, मतलब जब कहो शर्माओ, हाँ सही आंसर है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स टू द कर्व्स, 2 कर्व्स है, पैरेलल टेंजेंट्स के लिए क्या होना चाहिए, दोनों की स्लोप सेम, तो बस आंसर। ए भगवान, हट, वही गलती की जो सब नॉर्मल बच्चे करते हैं, क्या फर्क हुआ तुम में और बाकी बच्चों में, दोबारा सोच। फॉर पैरेलल टेंजेंट्स स्लोप्स, बोथ स्लोप्स सेम,
बहुत स्लोप सेम, इसका मतलब कर्व वन है, उसके ऊपर कोई पॉइंट है, लेट मैंने बोल दिया उसके ऊपर पॉइंट मैंने बोल दिया पी x1 कोमा y1। कर्व टू है, उसके ऊपर लेट पी x2 कोमा y2। अब उन दोनों पॉइंट पे कर्व निकालना है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, दोनों कर्व आपके क्या है, पैरेलल होंगे। फॉर पैरेलल dy बाई dx, ये क्यू बोल देता हूं, एट पी x1 कोमा y1 इज इक्वल टू dy बाई dx एट q x2 कोमा y2। तो x1 कोमा y1 पे टेंजेंट की इक्वेशन 2x माइनस 1 एट पॉइंट p x1 कोमा y1 इज इक्वल टू आपका क्या जाएगा, आपका 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 एट p x2 कोमा y2। अब पता है स्टूडेंट यहाँ पे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे गलती करते हैं, ये पॉइंट x1 y1 नहीं मानते, ये लीनियर ये क्वाड्रेटिक, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो पैरेलल टेंजेंट होगी। लेकिन ये कौन से पॉइंट पे, x1 y1 पे, मतलब आपका क्या है 2x1 माइनस 1 और ये क्या आ जाएगी 3x2 का स्क्वायर माइनस 2x2 माइनस 2। अब x1 और x2 तो ये तो आपके क्या आर्बिट्रेरी कोई पॉइंट्स है, तो आर्बिट्रेरी कोई पॉइंट्स है, मतलब ये x2 मैंने कुछ भी ले लिया जीरो, x2 मैंने जीरो ले लिया, तो उसके रेस्पेक्टिव x1 की एक वैल्यू, x2 की वैल्यू 1, उसके रेस्पेक्टिव x1 की दूसरी वैल्यू, x2 की वैल्यू 2, उसके रेस्पेक्टिव दूसरी वैल्यू। तो कितनी वैल्यूज आ रही है, इनफाइनाइट वैल्यूज पेयर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्योंकि दो अलग अलग इक्वेशन है, इनफाइनाइट वैल्यूज पेयर हो रही है, उसके जो सेटिस्फाई कर रही है, मतलब आपका केस में क्या बोल सकता हूं, आपका इनफाइनाइट वैल्यू पेयर्स क्यों नहीं सोचा ये, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट पैरेलल टेंजेंट्स। अरे वैसे भी देखो ना, दो कर्व बन गए, एक कर्व ऐसा है और दूसरा मान लो कुछ भी रैंडमली ऐसा बन गया। अब इसके पैरेलल टेंजेंट निकालनी है, इधर देखो, ये पैरेलल टेंजेंट ये हो सकती है, टेंजेंट ये होगी, ये भी हो सकती है, टेंजेंट ऐसी होगी, कुछ और भी तो हो सकती है ना, जरूरी थोड़ी कि ये है ऐसे, ये तो पैराबोला है और ये आपका क्या अलग है, क्यूबिक इक्वेशन है। ये पैराबोला किस टाइप है, ये पैराबोला कुछ इस पैटर्न का पैराबोला है, और ये क्यूबिक इक्वेशन कुछ इस पैटर्न की क्यूबिक इक्वेशन है। तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं ना, इस पॉइंट पे टेंजेंट पैरेलल इसके यहाँ पे हो जाएगी, इस पॉइंट में टेंजेंट यहाँ पे हो सकती है, इसके पैरेलल यहाँ पे हो सकती है, इस पॉइंट के पैरेलल यहाँ पे हो सकती है, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, पैरेलल टेंजेंट है, क्योंकि x1 और x2 दो डिफरेंट कर्व है, दो डिफरेंट कर्व पे डिफरेंट पॉइंट्स मांगे हैं, तो उसमें आपका क्या बहुत सारी हो सकती है, ये एक लॉजिकल है। ज्यादातर बच्चे आंसर क्या देते हैं इसमें, 2 देते हैं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। एक क्वेश्चन और रह गया था, बाकी पैरेलल चलो कोई नहीं, कल करा दूंगा, फिर कल पैरामेट्रिक को इक्वेशंस निकाल के सिखाऊंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं, ओके बाय।